लोग आजकल सिर्फ ये समझते हैं कि फिजियोथेरेपी में सिर्फ गर्दन और कमर का दर्द ठीक किया जा सकता है। मैं कहूँगा नहीं, सिर्फ यही नहीं है फिजियोथेरेपी में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा अगर कंधे में दर्द है, अब कंधे में दर्द किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, कंधे में दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी हो सकता है। वो पेन रेडिएट कर सकता है गर्दन की नस दबने की वजह से, या फिर वो पेन रेडिएट कर सकता है किसी नर्व के मसल से दबने की वजह से, जैसे हम इम्पिंजमेंट कहते हैं। Hello, sir. Welcome to my podcast. I'd like you all to introduce to Mr. Abhinav Chaturvedi, who has almost 35,000 subscribers on YouTube and over 3 million views. And he's a physiotherapist, a naturopathy enthusiast, and director of the Roop Rani Healthcares at Agra. Welcome, sir. How are you feeling this morning? Wonderful. Thank you so much for entertaining my request for having this amazing podcast. I'm sure this information, this complete conversation is going to be lit. Sure. So, sir, starting with my first question, tell us something about your childhood. I know that your father is also a doctor. Was that the inspiration for you to get into this kind of a profession? Yes. My father is a physician. He's a family physician. He's practicing for last more than 42 years here in Agra. He's passed out from SNMC Medical College, Agra. So yes, my father is my inspiration. We started this institute in year 2000 with yoga. Okay. My father had interest in yoga, so he started with this. और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, हम साथ में यहाँ योगा करते थे, मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। धीमे धीमे यहाँ पे स्टार्ट हुआ फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, साथ में एक जिम। सो यस, पेशेंट का ट्रीटमेंट होते हुए देखा, खुद भी योगा करा, योग कराया, इसके साथ साथ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। 12th पास आउट करने के बाद मैंने खुद ने एडमिशन लिया बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में, बैचलर्स करा। उसके बाद फिर ये था कि क्योंकि फादर मेरे एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, स्पोर्ट्स में मेरा अपना इंटरेस्ट बहुत है, तो या तो आप स्पोर्ट्स खेलो या स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहो। माई चॉइस वॉज टू बी विद स्पोर्ट्स, तो मैंने मास्टर्स किया स्पोर्ट्स मेडिसिन में। आज करीब पिछले 14-15 साल से मैं पेशेंट्स ट्रीट कर रहा हूँ फिजियोथेरेपी के, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, बट इसके अंदर भी हैं और डिपार्टमेंट्स भी हैं और फील्ड्स भी हैं। अगर हम बात करें तो अगर मेजर जो फील्ड्स हैं, एरियाज हैं, वो हैं ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, स्पोर्ट्स। आज के समय में अगर हम बात करें तो पीडियाट्रिक्स में भी बहुत स्कोप है, बहुत अलग अलग कोर्सेज आ गए हैं कि पीडियाट्रिक्स में अलग से मास्टर्स होती है या लोग एमएससी भी करते हैं। कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एमबीबीएस या कहें कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के कॉमन होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। बट कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही पढ़ते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज थेरेपी हो गई, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गई, या बायोमैकेनिक्स हो गई। बॉडी की जो मैकेनिक्स है, जिस तरह से बॉडी फंक्शन करती है, बॉडी का वेट ट्रांसफर होता है, मसल्स का एक्शन है, उसके वेक्टर्स हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं बायोमैकेनिक्स के अंदर। इसके बाद आता है कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बाद में जो कोर प्रोफेशन है फिजियोथेरेपी, उन सब्जेक्ट्स की स्टडी होती है कि किस किस तरह से किस प्रॉब्लम को, डिसऑर्डर को, डिजीज को, डिस्कम्फर्ट को दूर किया जा सकता है। Great. I mean, it's a vast subject to discover and yes, to go through. It is. लोग आजकल सिर्फ ये समझते हैं कि फिजियोथेरेपी में सिर्फ गर्दन और कमर का दर्द ठीक किया जा सकता है। मैं कहूँगा नहीं, सिर्फ यही नहीं है फिजियोथेरेपी में जी। अगर मैं बात करूं तो एक चाइल्ड के बर्थ से स्टार्टिंग होती है
एक फिजियोथेरेपिस्ट के इंटरवीन करने की, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एक व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने से ओल्ड एज होने तक, टिल द डेथ बेड, एक फिजियोथेरेपिस्ट का लाइफ के हर फेज में काम है, हर फेज में रिक्वायरमेंट है। अमेजिंग सर। मैं पर्सनली मतलब बचपन में मेरे को पता है कि जनरल फिजिशियन होते हैं, उनसे जाके कंसल्ट करना होता है। हालांकि आई हैव नेवर हैड दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी हो, थैंक्स टू गॉड फॉर दैट। बट बट मुझे फिजियोथेरेपिस्ट जो जो टर्म है मुझे पता चला जब मेरी एक बहन शी बिकेम फिजियोथेरेपिस्ट, एंड आई न्यू दैट ओके दिस इज अ प्रोफेशन दैट पीपल कैन गेट इनटू। बट आई एम श्योर दैट इसके बारे में सोशल अवेयरनेस उतना ज्यादा नहीं है इस वक्त कि 12th से निकल के कोई बच्चा ये सोचे कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूंगा और इसके लिए मुझे ये पढ़ाई करनी है और ऐसे ऐसे मैं बन सकता हूँ। तो ये इसको एक जनरल टर्म बनाने के लिए मैंने सोचा आज ये पॉडकास्ट आपके साथ करूं, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा सके कि हाउ टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन, व्हाई टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन एट ऑल. So that is one motive. But thank you for giving us a background about how you entered into this profession. So my next question, because ये हमारा प्रोफेशन वाला चैनल है और हम बताना चाहते हैं कि जो भी बनना चाहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट वो कैसे कैसे क्वालिटीज रखें या व्हाट दे शुड हैव इन देम. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी जेनरिक. एक डॉक्टर को मतलब डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए क्या क्वालिटीज की जरूरत है, वेरी जेनरिक क्वेश्चन. बट हाउएवर यू वांट टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, 5 top qualities that a physiotherapist should always have. All right. So you asked me 5 top qualities of a person who want to be a physiotherapist, right? Right. सबसे पहली चीज तो है उसका पैशन, काम करने का पैशन. देखिए, एक जनरल डॉक्टर को सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है. अ पेशेंट्स कम टू यू, अगर उसे बुखार है, खांसी जुकाम है, तो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास पेशेंट आएगा, फटाफट अपना पर्चा लिखवा के चला जाएगा जी. बट हमारे प्रोफेशन में, फिजियोथेरेपी में ऐसा नहीं होता. पेशेंट नीड्स टू कम ऑलमोस्ट डेली, या फिर एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आएगा और आपको उसे सेशन देने हैं. वो सेशन 10-15 मिनट से लेके आधे पौना 1 घंटे तक का भी हो सकता है. तो आपका जो इंटरेक्शन है वो पेशेंट के साथ वो बहुत ज्यादा होता है जी. तो पहली बात तो ये है कि आपको आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए इतना काम करने का. कोई व्यक्ति आपसे अपनी पर्सनल बातें भी कर सकता है क्योंकि आपके पास वो इतने लंबे समय तक रहेगा, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल आपसे अपनी बातें भी करेगा. तो आपको लिसनिंग भी आनी चाहिए, आपको सुनना चाहिए. पेशेंट को सुनिए. जब तक आप उसको ठीक से सुनेंगे नहीं तब तक वो आपको अपनी सारी बातें बताएगा नहीं. जब तक वो आपको अपनी सारी बातें नहीं बताएंगे तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम पड़ेगी. आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि अगर उसे कोई समस्या हो रही है तो वो किस वजह से है. कई बार पेशेंट ये तो हमको बताता है कि डॉक्टर साहब हमें दर्द है कमर में, मगर वो संकोच में ये कहना भूल जाता है कि डॉक्टर साहब हम कहीं से कूदे थे. बट ये जानना बहुत जरूरी है. इंजरी का जो मोड है या इंजरी का जो मैकेनिज्म है ये जानना बड़ा जरूरी है, तभी तो आप उसे ट्रीट कर पाओगे जी. दूसरा, आपकी पढ़ाई बहुत साउंड हो. आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो बहुत साउंड होना चाहिए कि पेशेंट की बात सुनते सुनते आप समझ लो, आप अंदाज लगा लो कि हाँ इसे ये समस्या हो सकती है. वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना बड़ा आना चाहिए, एक्सपर्टीज बढ़ेगी. हाँ, क्योंकि कई बार कंधे में दर्द होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, अगर कंधे में दर्द है, अब कंधे में दर्द किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, कंधे में दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी हो सकता है. वो पेन रेडिएट कर सकता है गर्दन की नस दबने की वजह से, या फिर वो पेन रेडिएट कर सकता है किसी नर्व के मसल से दबने की वजह से, जैसे हम इम्पिंजमेंट कहते हैं. तो ये डिफरेंस करना पड़ता है, ये आना चाहिए. किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को एम्बीडेक्स्ट्रस होना चाहिए. उसके दोनों हाथ काम करने चाहिए साइमल्टेनियसली. ऐसा नहीं कि आप राइट हैंडर हैं तो आप सिर्फ अपने राइट हैंड से ही काम करेंगे, या आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड से ही काम करेंगे. नहीं, अकॉर्डिंग टू नीड, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने दोनों हाथ यूज करने आने चाहिए. एक फिजियोथेरेपिस्ट का अपना स्टैमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि
आपका जॉब एक डेस्क जॉब नहीं है कि आप एक चेम्बर में बैठ के सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, नहीं। आपको एक हॉल के अंदर एक डिपार्टमेंट में पेशेंट के साथ मैनुअल थेरेपी, जो आप अपने हाथ से कर रहे हो भाई, फिजिकल थेरेपी, आप उसे कुछ अपने हाथ से भी काम कराओगे, कुछ मैनोवर्स करोगे जिसमें फोर्स की जरूरत हो सकती है, ताकत की जरूरत पड़ सकती है, बट साथ में वो स्किल भी चाहिए कि ताकत कितनी यूज करनी है। इफ यू ओवरडू इट, आप कोई लिगामेंट इंजर कर सकते हो, आप फ्रैक्चर कर सकते हो जी। तो वो सधा हुआ हाथ चाहिए जिससे आप काम करोगे। ऐसा आजकल वो कायरोप्रैक्टर्स के वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो सर मेरे को देख के डर लगता है कि इनको कैसे पता है कि इतना ही करना है और ऐसे साउंड आएगा, तो मेरे को तो बड़ा डर लगता है कि मैं कभी कायरोप्रैक्टर्स के पास जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। देखिए, प्रॉब्लम उस फील्ड में नहीं है जी, प्रॉब्लम है लोगों के समझने में जी। कायरोप्रैक्टर्स जो काम करते हैं, वो अगर वो ट्रेन प्रोफेशनल है तो उसके पास जाने में कोई समस्या नहीं है। ट्रेन प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो आराम से चीजें अच्छी हो सकती हैं, बट अगर एक अनट्रेन्ड पर्सन के पास जाएंगे, जैसे कई बार हमारे देश में बड़ा होता है, लोग गांव में जाते हैं, वो सुताई वाले होते हैं, उसने सूत दिया या कोई और ट्रीटमेंट उसने करा, वहां समस्या हो सकती है क्योंकि वो सीखे हुए हैं, पढ़े हुए नहीं है जी। तो ये समझना पड़ेगा कि आप लिखे पढ़े के पास जा रहे हो कि पढ़े लिखे के पास जा रहे हो, दोनों में अंतर है, समझिएगा। ठीक है, कायरो एक बहुत अच्छी ब्रांच है काम करने के लिए, बट कायरो की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन तो दे सकते हैं, बट हर प्रॉब्लम में कायरो ट्रीटमेंट काम नहीं आते। तो कायरोप्रैक्टिक थेरेपिस्ट को भी ये समझना चाहिए कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और लोगों को भी समझना चाहिए कि हर प्रॉब्लम में कायरो काम नहीं आएगा जी। बट बस लोग यही नहीं समझ रहे। थोड़ा समझेंगे तो दोनों के लिए अच्छा है, उस थेरेपिस्ट के लिए भी अच्छा है और उस पेशेंट के लिए भी अच्छा है जो कराने जा रहा है ट्रीटमेंट। राइट। तो यही नॉलेज लोगों के पास जाए ज्यादा से ज्यादा, यही उम्मीद है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर एक और चीज़ है कि हम लोग जनरली एक नाइव टर्म्स में बात करने की आदत हो गई है सबको कि तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है, आप फिजियोथेरेपिस्ट दिखा लो, या फिर अगर दर्द हो रहा है ऑर्थोपेडिशियन को दिखा लो। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं बड़े इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो इनमें अगर आप डिफरेंस बता दें, सिमिलैरिटीज बता दें, और किसके पास कब जाना चाहिए ये बता दें। देखिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नाम में ही उसका आंसर छिपा है, सर्जन। देखिए, वो लोग बहुत बिजी हैं, उनका मेन काम है, कोर काम है सर्जरीज करना। वो फ्रैक्चर के पेशेंट्स हो सकते हैं, वो लिगामेंट इंजरीज के पेशेंट्स हो सकते हैं, वो आर्थ्रोपैथी आर्थराइटिस के पेशेंट्स हो सकते हैं, वो जॉइंट रिप्लेसमेंट जिनकी रिक्वायरमेंट है उसके पेशेंट्स हो सकते हैं। उन्हें वही काम करने दीजिए, उनको ये छोटे मोटे दर्द के लिए परेशान मत करिए। सर्जरी के आगे दर्द छोटे ही होते हैं। दर्द अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, परेशान बहुत करता है, बट अगर हम कंपेयर करें सर्जरी से, तो सर्जरी से दर्द वाकई में कम है जी। तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को सर्जरी के लिए टाइम दीजिए, उनके पास जाके उनकी ओपीडी में दर्द दिखा के उनका समय वेस्ट ना करिए। इन दर्द को ट्रीट करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपके अगर मसल में प्रॉब्लम हो रहा है, मसल एक है, नर्व कहीं प्रेस हो रही है, नर्व कंप्रेशन हो रहा है, या कहीं लिगामेंट खिंच गया है, मसल खिंच गई है, या आर्थराइटिस की स्टेज 1 या 2 है। आर्थराइटिस की 4 स्टेजेस होती हैं। अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो 4 स्टेजेस होती हैं। पहली 2 स्टेजेस एक फिजियोथेरेपिस्ट डील कर सकते हैं, बट अगर आपकी आर्थराइटिस या कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी स्टेज 3 या स्टेज 4 में है, तब मैं कहूंगा हाँ, देन यू ओनली रिक्वायर एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हु कैन ट्रीट यू और रिप्लेस द जॉइंट। तो ये डिफरेंशिएट करिए। हल्के दर्द हैं नसों के, मांसपेशियों के, जॉइंट्स के, उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट को जाके मिलिए, वो आपकी अच्छी मदद कर सकते हैं। बट अगर आपकी समस्या बढ़ी हुई है, या जैसे रिप्लेसमेंट चाहिए, या बोन में फ्रैक्चर हो गया, या लिगामेंट टूट गया पूरा कंप्लीट, तो फिर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, फिर आपकी मदद वही कर सकते हैं, फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट काम नहीं आएगा जी। थैंक यू सर फॉर दिस डिफरेंस, बिकॉज ये मेरा क्वेश्चन था पर्सनली, बिकॉज मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन होता था। ये बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और लोगों को इस बारे में नहीं पता, जबकि मालूम होना चाहिए जी। देखिए, उनका मेन काम है सर्जरी करना, तो उनको सर्जरी करने दो भाई, वो बहुत बिजी हैं, उनके पास सर्जरी एक सर्जरी परफॉर्म करने में बहुत लंबा समय लगता है जी। सर आपके पास बहुत यंग पेशेंट्स भी आते होंगे जो मेरे जैसे वर्क फ्रॉम होम करके हम्प बैक लेके अब घूम रहे हैं बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिकॉज ये वर्क फ्रॉम होम और पैंडेमिक वाला सिचुएशन आ गया है।
तो सर आप अपने यंग पेशेंट्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए क्या मंत्रा देना चाहेंगे फॉर अ हेल्दियर एंड अ लॉन्गर लाइफ? मेरी उन सारे यंग प्रोफेशनल्स से ये रिक्वेस्ट है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको सबसे पहले अपने पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए कि मॉनिटर की हाइट कैसी हो, आपकी चेयर कैसी हो, आपका बैक सपोर्ट कैसा है चेयर में। लाइक मैं अभी भी जिस चेयर पे बैठा हूं उस पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक बैक सपोर्ट है, मेरी बैक उससे सपोर्टेड है। कई बार क्या होता है ऑफिस में चेयर तो होती हैं बट उनका अपर बैक सपोर्ट होता है, लोअर बैक खाली होती है जी, वो बैक को सपोर्ट दे ही नहीं पाएगी। राइट। वो एक कहावत है ना कि अगर नींव अच्छी बनी हो तो बिल्डिंग अच्छी ऊंची बन जाती है। तो ऐसे ही अगर आपकी लोअर बैक सपोर्टेड रहेगी तो अपर बैक को सपोर्ट अच्छा मिलेगा, नहीं पेन होते नेक में। कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसके इंक्लाइन बोर्ड आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे सपोर्ट्स आने लगे हैं, वो ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप ऑफलाइन भी जाके ले सकते हो। तो मॉनिटर की जो आपकी स्क्रीन की हाइट है उसको मेंटेन करिए, 30 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए, 30 डिग्री के अंदर, 0 से 30 के बीच में ही मेंटेन करिए। अच्छा। कीबोर्ड्स आजकल बड़े अच्छे एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स आने लगे हैं, उन्हें यूज करिए। सीधा बैठिए, पानी की एक बोतल रखिए जिसमें पानी कम हो। रीजन भी, जब वो बोतल खाली होगी तो जाके उठ के भर के आओगे ना तो थोड़ा एक मूवमेंट हो जाएगा, थोड़ी स्ट्रेचिंग्स कर लोगे, एक वॉक कर लोगे, मूड भी फ्रेश हो जाएगा जी। इसलिए बोतल में पानी कम भरिए और बोतल खुद भरने जाइए, ना कि घर में किसी को कह दिया कि बोतल भर दो, नहीं। तो ये खुद भरिए। मेरी आदत भी है, 3-4 बोतल भर के बैठ गए, पूरे दिन का काम हो गया, अब यही काम नहीं, बोतल एक होगी वो भी कम भरी हुई होगी जी, तब बात बनेगी, आप तब उठोगे ना जी, जाकर एक वॉक करके आओगे, ऐसा बढ़िया जी, ऐसा कुछ करिए। ग्रेट सर। सर चतुर्वेदी मीन्स 4 वेदों के जानकार तो सर 4 ऐसे बुक्स के नाम जो एक फिजियोथेरेपिस्ट को हमेशा हैंडी रखना चाहिए अपने ऑफिस में या अपने पास ट्रीटमेंट के लिए। 4 बिग बुक्स इन फिजियोथेरेपी। एक बुक है जो साइज में तो छोटी है मगर उसमें जो कंटेंट है वो एक ग्रंथ के बराबर है, जिसको हम डीना गार्डनर कहते हैं। वो बुक का नाम ही है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोथेरेपी। ग्रीन कलर की आती है, हम सबने पढ़ी है हमारे फर्स्ट ईयर में, वो आज तक हमें काम आती है। वो बुक बड़ी पतली सी है बट उसमें बहुत नॉलेज है, एक हो गई। दूसरा एक हैंडबुक आती है फिजियोथेरेपी की, उसे अपने पास रख सकते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल पॉकेट बुक, छोटी सी होती है। एक बुक आती है जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, नोट्स ऑन मसल्स कर है, बहुत ही रफ से पेज में प्रिंटेड है बट बेहतरीन बुक है। उसके अंदर मसल्स के नाम है, उसकी ओरिजिन है, इंसर्शन है, अटैचमेंट्स हैं, नर्व सप्लाई है। वो पतली सी बुक बड़ी काम की है, बहुत अच्छा रेफरेंस देती है। एनाटॉमी की बुक और बायोमैकेनिक्स की बुक, ये मेजर बुक्स हैं जो किसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि इन बुक्स के अंदर आपका पूरा प्रोफेशन हो जाएगा जी। बट सर आई मीन पर्सनल क्वेश्चन टू यू, आप कितना बुक्स को देखते हैं व्हाइल यू डू द यू नो डायग्नोसिस टू अ पेशेंट? मैं कोशिश करता हूं कि कभी ना जब मुझे मौका मिल जाए मैं बुक्स अवश्य देखूं। कई बार क्या होता है कुछ चीजें बैक ऑफ द माइंड चली जाती हैं, तो ब्रशअप करते रहना बड़ा जरूरी है। हमारे प्रोफेशन में अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। नई टेक्निक्स, नए ट्रीटमेंट मेथड्स, प्रोसीजर्स, या कहें हम बात तो नए इक्विपमेंट्स या मोडालिटीज आते जाते हैं। अगर आप उनसे वेल वर्स नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे जी। और जैसे जैसे लोगों की एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं वैसे वैसे लोगों की कंप्लेंट्स, उनकी प्रॉब्लम्स भी चेंज हो रही हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली अपडेट रहना पड़ेगा। तो पढ़ते तो रहना पड़ेगा जी। सर आई एम श्योर ये वीडियो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट्स भी देखेंगे जिन्होंने अपना करियर अभी शुरू किया है। ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज या ऐसे कुछ चीज़ें जो इस फील्ड में नई आ रही हैं और लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए एंड ट्रीटमेंट्स में यूज़ करना चाहिए, ऐसे कोई सजेशंस आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा टेक्निक्स बहुत सारी हैं, उन्हें सीखिए, मगर हर एक टेक्निक को हर जगह अप्लाई मत करिए जी। ये समझिए कि पेशेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या उसे मोडालिटीज की आवश्यकता है या फिर मैनुअल थेरेपी से काम हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर 60 to 70% केसेस में मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस, फेशिया रिलीज, नर्व स्ट्रेच, नर्व रिलीज, मसल स्ट्रेच, इनसे काम हो जाता है। जो जनरल समस्याएं आती हैं एक वगैरह की, बैक एक, नेक एक वगैरह है, तो इन समस्याओं में मैनुअल थेरेपी या स्ट्रेचेस
ज्यादा अच्छा काम करते हैं उन पर ध्यान दीजिए। हाँ, ये बात सही है कि पेशेंट को मोडालिटीज फैसिनेट करती हैं। कह रहे डॉक्टर साहब ने वो मशीन नहीं लगाई, कि फला डॉक्टर ने मशीन लगाई थी, इन्होंने तो यूज ही नहीं करी। इस चीज को उन्हें समझा दीजिए कि आपकी समस्या इस तरह की है, इसमें मशीन उतना काम नहीं आएगी, एक्सरसाइज ज्यादा काम आएगी। जी थोड़ा सा पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट का सेशन स्टार्ट करने के पहले समझा देंगे तो मैं समझता हूँ बड़ा ठीक रहेगा, पेशेंट कंफर्टेबली समझ के अपना ट्रीटमेंट करा पाएगा आपसे। जी सर, इंडिया में हाइड्रोथेरेपी जो हम लोग फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं, वैसे बहुत मैंने बाहर वीडियोस देखा है, बहुत वाइडली पॉपुलर है, बट इंडिया में उसका अवेयरनेस थोड़ा कम है मेरे हिसाब से। बट डू यू सजेस्ट कि एवरी फिजियोथेरेपी शुड हैव इट इन देयर लोग बाउंड्री? हाइड्रोथेरेपी हम भी यूज करते हैं, हमारे पास भी एक हाइड्रोथेरेपी का पूल है। हाइड्रोथेरेपी बहुत अच्छी टेक्निक है ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, थोड़ी लिमिटेशंस हैं हाइड्रोथेरेपी की और थोड़ा सा मैनेजमेंट उसका रहता है, बट यस, हाइड्रोथेरेपी इज अ वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ ट्रीटमेंट, डेफिनेटली यूज होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा तो मैं समझता हूँ कुछ थेरेपिस्ट मिलके भी इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं और हाइड्रोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। जी कई सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स में हमने हाइड्रोथेरेपी यूज करी है। कई पैरालिसिस के पेशेंट्स में हमने हाइड्रोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स करे हैं। लिगामेंट मसल इंजरी के पेशेंट्स में हमने हाइड्रोथेरेपी को यूज करा है। जी इवन हमने तो हमारे यहाँ वेट लॉस के लिए भी यूज करा है हाइड्रोथेरेपी को। कई एक्सरसाइजेज हैं, कई मनूवर्स हैं जो हम पानी के अंदर कराते हैं लोगों को, और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है उसका। जी, मुझे जानना पड़ेगा कुछ उन चीज़ों को, बिकॉज मैं Definitely. ट्राई कर रही हूँ वेट लॉस करने का। अगर हाइड्रोथेरेपी, वैसे मैंने अभी स्विमिंग भी ज्वाइन किया है, तो मुझे लग रहा है कि आई एम ऑलरेडी फीलिंग दैट सम चेंजेस हैपनिंग टू द बॉडी, बट येस, हाइड्रोथेरेपी आई ट्राई सम डे डेफिनेटली। सर, मूविंग ऑन टू आवर last final question about Roop Rani Health Cares. I know that you have started this long ago, and it has been a beautiful journey from starting your own physiotherapy department to having other activities as well, like yoga, gymming, and others. Just let us know about your vision for this Roop Rani Healthcare Center and your vision for the future as a change maker. देखिए, रूपरानी हेल्थ केयर शुरू हुआ था आज से 22 साल पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा से। हमने इसमें ऐड करा फिजियोथेरेपी, जिम, जुम्बा एक डांस फॉर्म है, और बॉक्सिंग, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से हूँ। जी हमारा विजन ये है कि आज के सिनेरियो में, क्योंकि लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, बल्कि मैं कहूँगा तो खत्म होने की तरफ जा रही है, तो लोगों की वो फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो इंजरी भी उसी तरह की होती है जो डील उसी तरह से हो सकती है। पेन किलर्स, यस, आप ले सकते हैं, हल्के पेन में ले सकते हैं, बट वो पेन किलर्स आपके दर्द को सप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअल जो पैथोलॉजी है, या हम कहें कि मसल का स्ट्रेच है, या कहें कि मसल में स्ट्रेन है, लिगामेंट स्प्रेन है, इन सबको ठीक करने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट बेटर डॉक्टर है। तो हमारा विजन यही है कि लोगों को हम फिजिकली फिट करें। इसीलिए यहाँ रूपरानी हेल्थ केयर में एक ही छत के नीचे कई तरह के ट्रीटमेंट्स हमने इनकॉर्पोरेट करे हैं। फिजियोथेरेपी है, नेचुरोपैथी है, पंचकर्म है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं। ये तो हो गए ट्रीटमेंट के पार्ट पर। अगर हम बात करें फिटनेस के पार्ट पर, तो जिम है, योगा है, जुम्बा है, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग है, प्लायोमेट्रिक्स है, एरोबिक ट्रेनिंग है, हाइड्रोथेरेपी है। ये सब हमने अपने यहाँ पे ऐड करा हुआ है, और मैं सोचता हूँ भविष्य में हम ऐसे ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और ऐड करेंगे। हम और ऐसे ट्रीटमेंट मेथड्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो भले आईपीडी में हो। हम पेशेंट को एडमिट करने की भी फैसिलिटी के बारे में सोचते हैं कि हम ये भी करेंगे, जिससे पेशेंट को कंप्लीट केयर, वो कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल सके जिसका वो हकदार है, नहीं खाली दवाओं से, बट थ्रू ऑल्टरनेट मेडिसिन के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके द्वारा भी। ग्रेट सर, आई होप मेरा ये वीडियो आपके इस विजन और इस जर्नी का एक छोटा सा पार्ट हो पाए, और बहुत सारे लोगों तक मैं ये बात को पहुंचा सकूं कि फिजियोथेरेपी एज अ प्रोफेशन is something that people should really think about, because it is important to have lot of physiotherapists around. And now that the era has come where there is more awareness about body, there is more awareness about posture and how to move ahead with a
healthier life, I think physiotherapists are going to play a very important role Yes, in the near definitely. future. किसी व्यक्ति के अगर एंकल में या पैर में जरा सी चोट भी लगती है तो वो जरा सी चोट, वो जरा सा डिस्कम्फर्ट आपके नेक तक हिट कर सकता है जी और वो एक फिजियोथेरेपिस्ट पकड़ सकता है। जैसे कई बार पेशेंट आते हैं हमसे कहते हैं सर हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, मगर हम उसे समझाते हैं और कहते हैं कि आपकी पैरों में समस्या नहीं है, समस्या कमर में हो रही है इसलिए पैर में दर्द हो रहा है। जी समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सुनने में जरा अजीब लगता है, बट ये एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो इसे पकड़कर आपको ठीक कर सकता है। लास्ट कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आए मेरे पास, उनके उंगली में झंझनाहट और नमनेस आ रही थी। कॉज क्या था? कॉज था उनकी मिड स्पाइन में कहीं पे एक नर्व दब रही थी मसल के पीछे। अच्छा नमनेस यहां आ रही थी, कॉज था फीट में। तो ये एक फिजियोथेरेपिस्ट पकड़ सकता है और जी। ट्रीट कर सकता है। इसलिए बहुत सारे थेरेपिस्ट की जरूरत है। मैं अकेला नाकाफी हूं सारी आबादी के लिए, सारे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो मेरे जैसे बहुत सारे थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी सबको ट्रीट करने के लिए। जी जी एंड इट इज सो फैसिनेटिंग सर, कहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ का आई मीन रीजन कहाँ पर है Yes. पूरे बॉडी में। सो फैसिनेटिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी, सच अ ब्यूटीफुल क्रिएशन बाय गॉड हैज क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल बॉडी, बहुत अच्छे से डिजाइन्ड है, हमने पढ़ी है इसलिए हम कह सकते हैं इस बात को। जी आप अपनी बॉडी को समझेंगे तो आपको मालूम अपने आप चल सकता है क्या बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है। जी आप ये जान लोगे कि अगर बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है तो डेफिनेटली आप इस पे काम कर पाओगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको 3 से 5 दिन तक दर्द है, इट्स ऑल राइट, आप अपने फिजिशियन से मिलिए, अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए, उनसे दवा लीजिए। अगर समस्या इससे ज्यादा परसिस्ट कर रही है, एक फिजियोथेरेपिस्ट को डेफिनेटली जाके मिलिए, निश्चित तौर पे आपकी हेल्प हो पाएगी, आप अपनी समस्या का हल निश्चित तौर पे पा सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ऑन दैट नोट सर, आई मीन इट वाज डिलाइटफुल टॉकिंग टू यू। बहुत My सारा pleasure. इन्फॉर्मेशन मिला, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक जाने वाला है। एंड मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट इस वीडियो की तरफ ये है, अगर एक इंसान भी प्रेरित हो जाता है फिजियोथेरेपी परस्यू करने में अपने करियर में, आई थिंक आई विल विन दिस वॉर ऑलरेडी। डेफिनेटली, क्योंकि हमें बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए आगे आने वाले समय में। जिस तरह से हम लोगों की एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, डेफिनेटली हमें बहुत सारे थेरेपिस्ट चाहिए। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन सर, इट वाज डिलाइटफुल। थैंक यू। माय प्लेजर। थैंक यू।